आज की क्लास में हम अंतिम मूल अधिकार का वर्ग जो हेडिंग है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और आर्टिकल 32 में जिसका वर्णन किया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 32 है वो कई संविधान के जानकारों की राय में क्या हमारे मूल अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी, जिन्हें संविधान सभा में पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया कि अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। तो इसका इतना महत्व क्यों है? इसका इतना महत्व होने के पीछे वजह यह है कि इसी अनुच्छेद के माध्यम से जो भाग 3 में हमें मूल अधिकार दिए गए हैं उनको लागू किया जाता है, उनको परिवर्तित किया जा सकता है। और अधिकारों का महत्व तभी होता है जब उनका प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सके। तो ऐसे अधिकार जिनका प्रयोग करना ही संभव नहीं हो तो अधिकार भी निरर्थक होते हैं। और हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि मूल अधिकारों के रूप में बहुत से अधिकार है जिनका संविधान में उल्लेख कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार इजीली उपलब्ध हो जाए, और अगर उनको राज्य छीने तो वो आसानी से कोर्ट की मदद से उनको पुनः हासिल कर सके। और इसी बात की गारंटी आर्टिकल 32 देता है। आर्टिकल 32 में 4 उपखंड है, 32(1), 32(2), 32(3) और 32(4), जिनके बारे में हम विस्तार से अब जानेंगे। जो आर्टिकल 32(1) है उसका जो मूल भाग है उसमें यह लिखा है कि इस भाग द्वारा, अर्थात भाग 3, प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, अर्थात लागू कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट को ये गारंटी, सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है कि हम इन अधिकारों को लागू करवाएंगे, और ऐसी शक्ति संविधान सुप्रीम कोर्ट को इस आर्टिकल के तहत देता है। इसके कई पक्ष हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजन में विस्तृत रूप से वर्णन भी किया है। तो उसमें पहला पक्ष ये है कि आर्टिकल जो 32 है वो भाग 3 का ही एक पार्ट है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, मूल अधिकार है। तो मूल अधिकारों को प्राप्त सभी जो संरक्षण है वो इसको भी प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में मूल अधिकारों को लागू कराने की शक्ति भी मूल अधिकार है, ताकि कार्यपालिका विधायिका इनको व्यक्तियों से छीन नहीं सके। दूसरी बात यह है कि इसमें अनुच्छेद से अगर हम समझे तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की गारंटी देने वाली संस्था है। प्रत्याभूत मतलब गारंटी इंग्लिश में, तो वो गारंटी देने वाली संस्था है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को का ये मूल अधिकार है कि वे अपने किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट से न्याय प्राप्ति के लिए निवेदन कर सकता है। तीसरी जो बात है इस आर्टिकल से जो निकल के आती है वो ये है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ये हक है कि वे सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में के पास निवेदन करे। उस पर यह बाध्यता नहीं है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस जाता तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हाई कोर्ट से वो केस होके आए। तो मूल अधिकारों के उल्लंघन में ये ज़रूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट से होके आए या हाई कोर्ट बोले कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाने योग्य है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इस मूल अधिकार को लागू कराना। चौथी बात है कि आर्टिकल 32 के आधार पर अगर आप निवेदन करते हो तो कोर्ट इस निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट देना कोर्ट के विवेक का मामला नहीं है। अगर किसी प्रार्थी के मूल अधिकार का उल्लंघन सिद्ध कर देता है वो, तो ये उसका हक है कि न्यायालय से वे न्याय मांगे। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि
अगर मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति इस आर्टिकल के तहत 32 के तहत प्रार्थना करता है तो कोर्ट इस आधार पर उसको खारिज नहीं कर सकता कि उस समस्या के समाधान के लिए कोई दूसरा उपाय है वो आप कर लो, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, उसको वो मामला सुनना ही पड़ेगा। तीसरी जो नेक्स्ट जो बात है वो है कि सुप्रीम कोर्ट को जो इस आर्टिकल के तहत 32 के तहत जो शक्ति दी गई है वो पूरे भारत वर्ष में लागू होती है, किसी क्षेत्र विशेष पर लागू नहीं होती है। वह केंद्र सरकार पर भी लागू होगी, राज्य की सरकारों पर भी लागू होगी, संघ राज्य क्षेत्र संघ शासित प्रदेश उनके प्रशासकों पर भी ये आदेश लागू होंगे। नेक्स्ट जो बात है इसकी आर्टिकल की वो ये है कि आर्टिकल 32 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट को एक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसका मतलब क्या होगा, मूल ढांचा है अर्थात इसको आर्टिकल 368 जिसका लिखा गया कि संविधान का संशोधन जिसकी हेड है, तो संविधान संशोधन के द्वारा भी इसको आप हटा नहीं सकते हो, आर्टिकल 32 को, सुप्रीम कोर्ट को इसके लागू कराने की शक्ति को। तो ये आर्टिकल 32(1) में विस्तार रूप से जाना गया है। इससे जुड़े कुछ और भी पक्ष है जिनको हम बाद में देखेंगे, न्यायिक सक्रियता का मामला है, न्यायिक पुनरावलोकन का है, वो हम सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। अब हम नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं आर्टिकल 32(2) जिसमें क्या लिखा गया है। 32(2) है वो क्या करता है कि 32(1) के ही से संबंधित व्यवहारिक प्रावधान करता है। व्यवहारिक मतलब उनको लागू कैसा किया जा सकता है। इसमें बताया गया है 32(2) में कि जो भाग 3 में मूल अधिकार है तो उनको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह के आदेश जारी कर सकते हैं, उनको आदेश या रिट जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 5 में 32(5) में 5 टाइप की रिटों की चर्चा की गई है और ये रिट प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से या न्याय प्रणाली से ली गई है, परंतु भारत और इंग्लैंड में रिट प्रणाली में काफ़ी डिफरेंस भी है। तो ये 5 टाइप की रिटें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। पहली जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है शरीर प्राप्त करना। तो ये रिट तब जारी होती है अगर किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना लिया हो, तो कोर्ट इस रिट के माध्यम से ये आदेश देता है कि जो बंदी बनाया गया व्यक्ति उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि कोर्ट इस बात की जांच कर सके कि उसको बंदी बनाए जाने के पर्याप्त कानूनी कारण है या नहीं है, और अगर बंदी बनाए जाने के पर्याप्त कारण नहीं है तो उसको रिहा किया जा सके। एक बात और है कि ये रिट सरकार और अधिकारियों के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों के लिए संबंधित भी जारी हो सकती है। साधारण नियम क्या होता है कि कोई रिट प्राप्त करने के लिए निवेदन वही व्यक्ति करता है जिसके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, परंतु बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में ये बात लागू करने में कठिनाई आती है, क्योंकि बंदी व्यक्ति तो वो रिट कैसे जारी कर सकता है। तो इसमें आवेदन कोई भी कर सकता है, और ये रिट जारी करने के लिए क्या होता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जिसमें रिट जारी नहीं की जा सकती। अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी वैध है, लीगल है, और उसे गिरफ्तार हुए 24 घंटे नहीं हुए हैं या 24 घंटे में उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, तो उसके विरुद्ध रिट जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उसका कारण बता दिया गया है। और यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में एक्यूज्ड है या अभियुक्त है या कॉन्विक्टेड है, दोष सिद्ध है, तो इस कारण अगर उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है या कारावास में भेजा गया है तो रिट जारी नहीं की जाएगी। और जिस व्यक्ति को किसी को अवैध रूप से कैद करने का आरोप है और यदि वह न्यायालय की अधिकारिता से परे है तो उसके विरुद्ध रिट जारी नहीं की जाएगी, जैसे निवारक निरोध। नेक्स्ट है कि जो कोर्ट मार्शल होते हैं, सेना न्यायालय होते हैं, उनके आदेशों के विरुद्ध सामान्यतः रिट जारी नहीं की जा सकती है। इसका भी अपवाद है कि अगर सेना न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर
कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तब ये रिट जारी की जा सकती है, सामान्यतः नहीं की जा सकती। अंतिम जो है कि अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, संसद की या किसी अभिलेख न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट करता है तो उसके लिए उसको निरुद्ध किया गया है तो उस मामले में रिट जारी नहीं की जाएगी। तो क्या है कि ये बंदी प्रत्यक्षपण रिट है, इसका मूल उद्देश्य क्या है कि आर्टिकल 21 जिसमें दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया उसको सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट है जो रिट है वो है परमादेश, मैंडेमस, जिसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। तो ये रिट भी एक आदेश के रूप में होती है, जिसका प्रयोग क्या करता है कि जो पब्लिक अथॉरिटी को आदेश देने के लिए किया जाता है ताकि वह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा कर सके जिसको उसने इनकार कर दिया। अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर बैठा है और वो किसी काम को करने से इनकार कर देता है तो ये रिट कोर्ट जारी करता है। ये रिट भी क्या है कि न्यायालय के विवेकाधीन है। अगर कोर्ट के प्रतीत होता है कि जो प्रार्थी है उसके द्वारा शिकायत किसी और माध्यम से हो सकती है तो वो उसे वीरता देगा, ये रिट जारी नहीं करेगा। परंतु ये किसी के मूल अधिकारों से जुड़ी है तो सामान्यतः ये रिट जारी करेगा कोर्ट। इस रिट को भी जारी करने के लिए क्या होता है कि कुछ शर्तें हैं, जैसे कि जो प्रार्थी है रिट के लिए आवेदन करने वाला उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि उसका कोई कानूनी अधिकार है जिससे वह वंचित हो गया है, और यह भी सिद्ध करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये रिट जारी करने का निवेदन कर रहा है उसका कोई लोक कर्तव्य है जो संविधान या कोई विधान उस पर आरोपित करता है। तीसरा यह है कि प्रार्थी को यह भी प्रमाणित करना पड़ता है कि उसने अपने कानूनी अधिकार की उपलब्धि के लिए उस अधिकारी से निवेदन किया था किंतु प्राधिकारी ने बिना किसी उचित आधार के उसका काम करने से इनकार कर दिया तो ये रिट जारी की जा सकती है। अगर इनकार नहीं किया तो ये रिट जारी नहीं की जा सकती। तो परमादेश का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट जो रिट है वो है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है रोकना, और ये रिट न्यायपालिका से रिलेटेड है। ये रिट क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा किसी उनके अधीनस्थ कोर्ट को या न्यायिक बॉडी को विरुद्ध तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करते हैं या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हैं। मतलब कोर्ट के पास अधिकारिता नहीं है किसी मामले को सुनने की, फिर भी वो अगर कोई मामले को सुन रहा है तो उसके विरुद्ध ये रिट जारी कर देता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये रिट ना तो कार्यपालिका के विरुद्ध जारी की जाती है, ना न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जाती है, विधायिका के विरुद्ध जारी की जाती है, और ना ही प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध। ये सिर्फ और सिर्फ न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध निकाली जाती है। और इसको निकालने की एक शर्त भी है, वो ये है कि कोर्ट किसी मामले में अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हो, अतिक्रमण कर रहा है परंतु उसने उस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अगर अंतिम फैसला सुना देगा तो उसमें हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उत्प्रेषण, वो रिट जारी की जाएगी। मामला चल रहा है तो प्रतिषेध रिट जारी की जाएगी। नेक्स्ट जो रिट है वो है उत्प्रेषण। ये भी न्यायपालिका से रिलेटेड है, और ये रिट क्या किया जाता है, कोई वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को तब जारी की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये इस बात पर डाउट हो कि नीचे के कोर्ट ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कोई डिसीजन दे दिया है या किसी डिसीजन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, तब ये रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध मामला चल रहा है तब जारी की जाती है, और उत्प्रेषण मामला का निर्णय आ गया उसके बाद जारी की जाती है। दोनों में ये अंतर है। प्रतिषेध एक तरीके से न्यायिक कार्रवाई की शुरुआती चरण में दे दी जाती है, और उत्प्रेषण रिट न्यायिक कार्रवाई के पूरी हो जाने पर जारी की जाती है। और ये उत्प्रेषण रिट भी 3 आधारों पर जारी की जाती है। पहला तो है आधिकारिकता का अभाव। इसका मतलब क्या हुआ
कि न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई डिसीजन दिया है। दूसरा है निर्णय में विधि संबंधी भूल। इसका मतलब क्या होगा कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसने किसी मामले में निर्णय देते समय कोई एरर ऑफ लॉ कर दी हो, कानून की भूल कर दी हो। तीसरा है कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन। अगर हायर कोर्ट को ये लगे कि लोअर कोर्ट के किसी डिसीजन के द्वारा नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है तो ये उसके विरुद्ध में रिट जारी कर सकता है। प्राकृतिक न्याय का अगर हम देखें तो उसके दो सिद्धांत होते हैं प्राकृतिक न्याय के मुख्यतः। पहला तो यह होता है कि न्यायालय की निष्पक्षता बनी रहे और दोनों पक्षों को सुनवाई का अधिकार देना। अगर इन दोनों का उल्लंघन करके कोई डिसीजन दिया है तो न्यायालय रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा, जिसको को वारंटो बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि आपका प्राधिकार क्या है। तो कोर्ट इस रिट को एक कार्रवाई के रूप में यूज करता है और ये रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसके संबंध में ये शिकायत है कि उसने अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण किया है या धारण किया है। तो कोर्ट इस रिट के माध्यम से उससे पूछता है कि उसने ये प्राधिकार जो धारण किया वो किस हैसियत से किया है, और अगर वो पर्याप्त कारण नहीं बता सकता है तो कोर्ट उसको उस पद से हटा देता है और उस पद को खाली या रिक्त घोषित कर सकता है। इसको जारी करने के लिए भी 3 शर्तें हैं अधिकार परीक्षा को। पहला तो यह है कि जिस पद पर किसी व्यक्ति को अवैध अधिकार की शिकायत दी गई है वो सार्वजनिक पद होना चाहिए, निजी पद नहीं, सार्वजनिक पद होना चाहिए, पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, सरकारी पद होना चाहिए। दूसरा है कि जिस पद पर यह प्रश्न उठाया गया है वो स्वतंत्र प्रकृति का होना चाहिए, अर्थात किसी के प्रसाद पर आधारित नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र प्रकृति का होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पद होना चाहिए, स्वतंत्र प्रकृति का होना चाहिए। तीसरा है कि जो व्यक्ति उस पद पर बैठा है उसकी नियुक्ति में संविधान या किसी अधिनियम या नियम का उल्लंघन हुआ हो तो ये रिट जारी की जाएगी। ये तीनों शर्तें पूरी होने पर ही अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जाती है। और इसके अंतर्गत ये जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही रिट जारी करे, कोई और भी इसको रिट के लिए आवेदन कर सकता है। जो ये अधिकार परीक्षा की रिट है वो क्या है, एक तरीके की विवेकाधीन उपचार है। मतलब ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वे ये रिट जारी करे या नहीं। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसे ये रिट जारी करने का मूल अधिकार है। ये रिट कोर्ट के विवेक का अधीन है। तो ये आर्टिकल 32(2) में 5 प्रकार के रिटों का हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो है वो है आर्टिकल 32(3). 32(3) में क्या उपबंध किया गया है कि जो 32(1) और 2 में सुप्रीम कोर्ट को जो शक्तियाँ दी गई है उस पर कोई नेगेटिव या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगर संसद चाहे तो ये शक्तियाँ रिट जारी करने की शक्ति या मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति का विस्तार किसी अन्य न्यायालय तक कर सकती है। अन्य न्यायालय से मतलब हाईकोर्ट नहीं है, हाईकोर्ट तो पहले ही इसमें शामिल है, उसको 226 के तहत अधिकारिता मिली हुई रिट। अन्य न्यायालय मतलब होता है कि लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या फिर अलग से कोर्ट स्थापित कर दिए संसद के एक्ट के द्वारा, उनको ये शक्ति दे सकती है रिट जारी करने के मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर। परंतु संसद ने अपनी इस शक्ति का अभी तक इस्तेमाल किया नहीं है, तो वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अंतिम आर्टिकल 32(4) 32(4), इसमें यह व्यवस्था करी गई है कि जो आर्टिकल 32 के द्वारा व्यक्तियों को दिए गए अधिकार है उनका गलत तरीके से निलंबित ना किया जा सके। तो इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 32 का सस्पेंशन या निलंबन केवल उन्हीं आधारों पर किया जा सकेगा जो संविधान में बताए गए। इसका उद्देश्य क्या है कि मूल अधिकार, जो व्यक्तियों के मूल अधिकार है उनका निलंबन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मनमानेपन से रोकना है। और इनका निलंबन संविधान में बताए गए तरीके हैं, तो संविधान में बताया गया तरीका है एक जगह पर है, वो है आर्टिकल 359, जिसमें लिखा गया है कि अगर
352 के तहत युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की गई है, तो राष्ट्रपति 359 के अपनी दी गई शक्तियों का प्रयोग करके यह आदेश निकाल सकता है कि मूल अधिकारों के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों में से कौन से अधिकारों को वो आपातकाल के दौरान कोर्ट में प्रवर्त कराए जाने से रोक सकता है। तो ये सिर्फ आपातकाल में इनका निलंबित हो सकता है, वो भी 352 के तहत लगाए गए आपात के तहत। तो ये हमने मूल अधिकारों का कंप्लीट कर लिया कि इतने मूल अधिकार थे। इन सब के बारे में विस्तृत रूप से भी जाना है। एक एक आर्टिकल का अगर आपको पूछा जाए तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, जीके के पेपर में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनके बारे में जानेंगे। आप आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।